फिल्म की शुरुआत होती है उरुग्वे की एक रग्बी टीम से। टीम में सब जवान लड़के होते हैं, जवानी से भरे हुए, हंसते खेलते, मजाक करते हुए। इनका एक ही सपना होता है, अर्जेंटीना जाकर मैच खेलना और जीत कर लौटना। ये लोग अपने दोस्तों, परिवार और सपोर्टर्स के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। प्लेन उड़ान भरता है। अंदर माहौल बिल्कुल सामान्य होता है। लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। प्लेन के नीचे बादल, ऊपर आसमान, सब कुछ शांत। लेकिन जैसे ही प्लेन एंडीज की पहाड़ियों के पास पहुंचता है, मौसम अचानक बदलने लगता है। बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं, प्लेन में झटके लगने लगते हैं और पायलट को सही रास्ता समझने में भी परेशानी होने लगती है। तभी पायलट एक बड़ी गलती कर बैठता है। उसे लगता है कि प्लेन पहाड़ों को पार कर चुका है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। वह प्लेन को नीचे उतारने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है। कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोग सीटों से उछलकर इधर उधर गिरते हैं। चीखें, दर्द, खून, टूटे हुए शरीर, हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर। कुछ लोग उसी वक्त मर जाते हैं, कुछ बुरी तरह घायल होते हैं। प्लेन का मुख्य हिस्सा बर्फ से ढके पहाड़ पर तेजी से फिसलने लगता है। प्लेन के अंदर अभी भी बहुत लोग बचे हुए थे। तभी प्लेन की फिसलने की स्पीड धीमी होकर एक जगह पर रुक जाती है। कुछ समय बाद जब सबको होश आता है तो चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ठंडी हवा और सन्नाटा होता है। ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। चारों तरफ मीलों तक कोई इंसान, कोई शहर, कोई सड़क नहीं, सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। जो लोग जिंदा बचते हैं वे अपने दोस्तों और टीममेट्स को मरा हुआ देखते हैं। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि रात में तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, बस प्लेन का टूटा हुआ ढांचा। वे सभी सीट के कवर, बैग्स और कपड़ों से खुद को ढकते हैं ताकि ठंड से बच सकें। प्लेन का अंदरूनी हिस्सा ही अब उनका घर बन जाता है। उन्हें प्लेन में एक रेडियो मिलता है जिससे वे न्यूज सुनते हैं। उन्हें बताया जाता है कि प्लेन लापता है और खोज जारी है। यह सुनकर वे थोड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ दिन और सहना है। रेस्क्यू प्लेन कई बार उनके ऊपर से होकर गुजरता है, लेकिन प्लेन का कलर और बर्फ का कलर सफेद होने की वजह से रेस्क्यू टीम उन्हें देख नहीं पाते और हर बार वे उनके ऊपर से होकर गुजर जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। ठंड, भूख और शरीर पर लगी चोटें उन्हें कमजोर बनाती जाती हैं। कुछ लोग इन्फेक्शन से मरने लगते हैं। रात में कई बार लोग ठंड से सोते सोते ही दम तोड़ देते हैं। सुबह उठते हैं तो कोई और कम हो चुका होता है। खाने का सबसे बड़ा संकट सामने आता है। उनके पास कुछ चॉकलेट और शराब होती है जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। अब शरीर जवाब देने लगता है। भूख इतनी तेज होती है कि दिमाग काम करना बंद करने लगता है। एक दिन वे रेडियो पर सुनते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। सरकार मान चुकी होती है कि सब मर चुके हैं। यह सुनते ही सब टूट जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर खुद कुछ नहीं किया तो यहीं मरना तय है। यहीं से फिल्म का सबसे दर्दनाक और विवादित हिस्सा शुरू होता है। उन्हें एहसास होता है कि बर्फ में कुछ खाने को उगता नहीं, जानवर है नहीं और बाहर जाना मौत है। सिर्फ एक ही चीज है जो मौजूद है, उनके मरे हुए दोस्त। वह सिर्फ उन्हीं को खा सकते हैं। पहले कोई इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। यह सोच ही इंसान को तोड़ देती है, लेकिन भूख इंसान से सब करवा लेती है। धीरे धीरे कुछ लोग यह बात उठाते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें वही करना होगा जो नामुमकिन लगता है। आखिरकार बेहद दर्द और शर्म के साथ वे यह फैसला लेते हैं। यह फैसला उन्हें शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से तोड़ देता है। हर निवाला उन्हें अपने दोस्त की याद दिलाता है, लेकिन यह वही चीज होती है जो उन्हें मरने से बचाए रखती है। इसी बीच एक और भयानक हादसा होता है। पहाड़ से एक एवलांच, बर्फ का तूफान आता है और प्लेन के अंदर घुस जाता है। कई लोग जिंदा दबकर मर जाते हैं। जो बचते हैं वे कई घंटों तक बर्फ के नीचे फंसे रहते हैं, अंधेरे में, बिना हवा के। जब वे बाहर निकलते हैं तो अब उनकी संख्या और कम हो चुकी होती है, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। कुछ लोग फैसला करते हैं कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, पहाड़ पार करके मदद लानी ही होगी, चाहे रास्ते में मौत क्यों ना आ जाए। वे जानते हैं कि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यहीं बैठे रहने से बेहतर है कोशिश करना। जो लोग बर्फ के तूफान के बाद जिंदा बचे होते हैं वे अब पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। पहाड़ों के बीच बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि चलकर मरा जाए। उनके शरीर बहुत कमजोर हो चुके होते हैं, हड्डियां साफ दिखने लगती हैं, चेहरों पर जान नहीं बची होती, लेकिन मन के अंदर एक आखिरी जिद बची होती है, घर लौटने की। तीन लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उनमें से सबसे अहम होता है नांडो, जो पहले ही बहुत कुछ खो चुका होता है। उसकी माँ प्लेन क्रैश में मर चुकी होती है। उसकी बहन कई दिनों तक तड़प कर मरी होती है। उसके लिए अब खोने को कुछ नहीं बचा होता। वह जानता होता है कि अगर वह नहीं गया तो बाकी सब भी यहीं मर जाएंगे। वे प्लेन के मरे हुए दोस्तों से कपड़े निकालते हैं ताकि ठंड से बच सकें। जूते ठीक से नहीं होते, हाथों में ग्लव्स नहीं
नहीं होते, चेहरे खुले रहते हैं। बर्फ पर चलना ही अपने आप में एक सजा होता है। हर कदम के साथ पैर धंस जाते हैं, सांस फूलने लगती है और दिल तेज धड़कता है। पहले ही दिन उन्हें एहसास हो जाता है कि यह सफर जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। पहाड़ खत्म ही नहीं होते, वे जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही लगता है कि सामने और ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। ठंड शरीर के अंदर तक काटती है। रात को वे बर्फ में गड्ढा बनाकर सोते हैं, एक दूसरे से चिपक कर, ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। एक समय ऐसा आता है जब उनमें से एक आदमी पीछे लौट जाता है, क्योंकि उसका शरीर जवाब दे चुका होता है। नांडो और उसका साथी आगे बढ़ते रहते हैं। उनके पास खाना नाम मात्र का होता है। हर दिन शरीर और कमजोर होता जाता है। कई बार वे चलते चलते गिर पड़ते हैं और उठने की ताकत नहीं बचती। एक दिन नांडो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है और वहां से चारों तरफ देखता है। उसे लगता है कि शायद दूसरी तरफ सभ्यता होगी, लेकिन जब वह नीचे देखता है तो हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। यह सीन उसे अंदर से तोड़ देता है। वह रो पड़ता है। उसे लगता है कि यह सफर बेकार है, कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी वह अपने अंदर की आवाज सुनता है। उसे अपने पिता की याद आती है, अपनी बहन की याद आती है। वह खुद से कहता है कि अगर यहाँ मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरेगा। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिनों की लगातार पैदल यात्रा के बाद एक दिन दूर से उसे कुछ अलग दिखाई देता है। बर्फ कम होने लगती है। पहाड़ों के बीच हरे रंग की झलक दिखती है। यह कोई सपना नहीं होता, वे सच में सभ्यता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आखिरकार वे एक नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के दूसरी तरफ एक आदमी घोड़े पर बैठा दिखाई देता है। नांडो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, लेकिन नदी की आवाज में उसकी आवाज दब जाती है। वह आदमी पहले तो ध्यान नहीं देता, फिर अचानक देखता है कि सामने कोई इंसान है जो कई दिनों से न नहाया हो, बेहद कमजोर हालत में खड़ा है। नांडो रोते हुए इशारों में सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वह आदमी समझ जाता है कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत से आए हैं। अगले दिन वह आदमी मदद लेकर आता है। यहीं से रेस्क्यू शुरू होता है। रेस्क्यू टीम पहाड़ों तक पहुंचती है। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। जो लोग प्लेन के अंदर बचे होते हैं उन्हें एक एक करके बाहर निकाला जाता है। कई लोग इतने कमजोर होते हैं कि चल भी नहीं सकते। कुछ लोग रोते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ आसमान की तरफ देखते रहते हैं। जब वे सभ्यता में वापस आते हैं तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। सबको लगता था कि ये लोग कब के मर चुके हैं। मीडिया, डॉक्टर, परिवार सब चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पहचान में नहीं आते, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की चमक होती है। जब दुनिया को यह पता चलता है कि वे लोग जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए दोस्तों का सहारा बने तो विवाद खड़ा हो जाता है। लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जो लोग उस जहन्नुम से लौटे होते हैं वे जानते हैं कि उन्होंने क्या सहा है। वे कहते हैं कि यह कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी थी। आखिरी सीन में वे सब एक साथ खड़े होते हैं, अपने मरे हुए दोस्तों को याद करते हैं। वे कहते हैं कि वे कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके दोस्त उनके साथ ही थे हर कदम पर। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो बहुत देर तक दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप उस जगह होते तो क्या आप भी वही करते जो उन्होंने किया?